कहते हैं कि जीवन में कुछ ऐसा करो जिससे आप जब इस दुनिया से विदा लें तो आपके चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट हो और पूरी दुनिया आपके जाने का शोक मनाए। हर किसी के बस की बात नहीं होती इसको सच साबित करने की। हम B.R. अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। इस नाम से तो जन जन वाकिफ होगा। उनके संघर्षों और तकलीफों की कल्पना भी कर पाना बहुत मुश्किल है। हम में से बहुतों ने तो उनके दुखदाई जीवन के बारे में सुना भी नहीं होगा। इसलिए हम उनकी ये जीवनी लेकर आए हैं ताकि आप उनके जीवन से कुछ सीख पाएं और अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर पाएं। आज के कठिन समय और विश्व में फैले आर्थिक संकट, बीमारी, मुश्किल हालात के कारण कहीं ना कहीं हमारा मनोबल टूटता जा रहा है। हमें जरूरत है प्रेरणा, आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि की। ऐसे में अंबेडकर जी की जीवनी एक आशा की किरण और पथ प्रदर्शक है। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा हमें ऐसी बात बताई है कि हम शायद ही कहीं और पढ़ या सीख पाते हैं। कैसे वो अपने समाज को आगे तक लेकर गए और पूरे विश्व से उसका परिचय कराया। उनका जीवन सिर्फ संघर्षों से ही नहीं बल्कि मोटिवेशन और जोश से भी भरा था। अछूत समाज में जन्म लेकर सफलता की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर पहुंचना उनकी मेहनत और अथक प्रयास का ही नतीजा था। कहते हैं कि पुराने समय में भारत सोना उगलता था। यहाँ पर सोने का तात्पर्य कोई धातु से नहीं, ऐसे ही महान पुरुषों से है जिनकी वजह से आज भारत अपना लोहा हर जगह मनवा रहा है। दुनिया भर में जिस भारतीय लोकतंत्र की मिसाल दी जाती है वो अंबेडकर जी की ही मेहनत से ही संभव हो पाया है। अपनी पढ़ाई के द्वारा ही उन्होंने भारत के संविधान की रचना की, जिसके बलबूते आज हम अपना जीवन निर्भय होकर जी रहे हैं। आज यदि हम अंबेडकर जी का नाम सुनते हैं तो उनकी छवि एक समाज सुधारक या फिर संविधान निर्माता की ही आती है, या फिर भेदभाव के विरुद्ध प्रखर आवाज उठाने वाले मसीहा के रूप में ही देख पाते हैं। पर बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक माहिर इकोनॉमिस्ट के तौर पर उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप से संभाला और उसे प्रगति की ओर बढ़ाया। इन्होंने पढ़ाई करते हुए कई डिग्रियां भी हासिल की, जिससे ये पूरे विश्व में नंबर 1 स्कॉलर बने। अपने आप को विकास के कार्य में रात दिन लगाकर उन्होंने भारत को एक नई पहचान प्रदान की, जिसके लिए इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जिनको सुनकर आप में प्रेरणा और कुछ कर गुजरने का जोश उत्पन्न होगा और आप देश के विकास में कुछ भूमिका निभा पाएंगे। अंबेडकर की जड़ें। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म एक महार दलित परिवार में मऊ, मध्य प्रदेश में हुआ था, जिस जगह को आज डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। उनके जाति को सब अस्पर्श या अनटचेबल मानते थे। अब हम जानते हैं कि ये अस्पर्शता होता क्या है। देखिए, हिंदू समाज 4 वर्णों में बांटा गया है। क्यों बांटा है इसका कारण हमें नहीं पता और ना ही हम इसको और दूर तक खींचेंगे। बस ये बात जान लीजिए कि ये सब सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए हम मनुष्यों ने किया। हाँ, तो 4 वर्ण कुछ इस प्रकार हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये थियरी आर्यन काल के समय से चली आ रही है और उस समय लोगों को उनके पेशे से जाना जाता था। जैसे अगर किसी को वेदों और ग्रंथों का ज्ञान हो तो उसे ब्राह्मण मान लिया जाता था। दूसरी जाति होती है क्षत्रिय, जो अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे। इस वर्ण में जन्मे लोग सैन्य कुशलता और शासक के रूप में जाने जाते थे। तीसरा वर्ण था वैश्य, जिसमें सब प्रजा या कृषि उत्पादक या व्यापारी होते थे। और शूद्र वो होते थे जो सेवा प्रदाता या नौकर हुआ करते थे। चिरकाल से चली आ रही इस व्यवस्था को न बदले जाने के कारण अब जन्म से वर्णों का विभाजन होता है। वेद ग्रंथों की जानकारी ना होने के बावजूद भी ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहता है और साहसी ना होने के बावजूद क्षत्रिय क्षत्रिय ही कहलाता है, क्योंकि बहुत समय से चली आ रही इस व्यवस्था को किसी ने बदला नहीं। समय के साथ ये व्यवस्था और भी मजबूत होती गई और हर एक वर्ण जाति और उपजाति में विभाजित हो गया। और इस तरह शूद्र भी इस व्यवस्था से अछूते नहीं रहे और उनमें भी मुख्य जाति और उपजाति होती गई,
जो बाद में जाकर देश के अलग अलग कोनों में बस गई और अपना जीवन व्यापन करने लगी। अंबेडकर जी ने भी ऐसी ही शूद्रों की एक उपजाति महार में जन्म लिया। अंबेडकर जी के जन्म के दौरान शूद्रों को ना ही सिर्फ अस्पृश्य मानते थे, बल्कि उसके साथ साथ उनको देखा और सुना भी नहीं जाता था। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक स्वर्ण वर्ण के लोग शूद्रों पर अत्याचार कर उनकी दुर्दशा और निरादर करते थे। स्वर्ण वर्ण के लोगों से मतलब है ऐसे लोग जो बाकी तीनों वर्णों में जन्म लेते थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज। ऐसी ही जगहों पर जहां फिर भी शूद्रों पर दया दिखाकर अब अत्याचार नहीं किया जाता था, वहां भी उनको समाज का हिस्सा नहीं माना जाता था। उन्हें वो अधिकार नहीं प्राप्त थे जो स्वर्ण वर्ण में जन्मे लोगों को मिलते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अंबेडकर जी का जन्म महार परिवार में इंदौर के पास स्थित महू में हुआ था। उनका पैतृक गांव अंबावड़ी था, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मौजूद है। जब यूरोपियन भारत आए तो शूद्र परिवारों में से पोर्चुगीजों का पहला सामना कोंकण के महार परिवार से ही हुआ। उनके परिवार को फिर भी थोड़ी इज्जत मिलती थी, क्योंकि उनको गांव की देवी की पालकी उठाने का कार्य सौंपा गया था। कबीर जी द्वारा दिखाए और बताए गए रास्तों पर ही अंबेडकर जी का परिवार चलता था। उनके दिए गए मार्गदर्शन के कारण ही अंबेडकर जी ने अपना रास्ता चुना और समाज में बदलाव की लहर लेकर आए, जो एक साधारण मनुष्य का कर पाना बहुत ही कठिन या असंभव था। उनकी फिलॉसफी और कार्यों में कबीर जी का बहुत बड़ा योगदान था। वो कबीर की जीवन शैली से प्रभावित होकर अपने कार्य करते थे और उसमें सफल भी होते थे। मराठा काल के दौरान स्वर्ण जाति जैसे पाटिल, कुलकर्णी, नावी, देसाई और सुतार जैसी जाति वाले लोगों को एक मुख्य कार्य दिया जाता था और बदले में उन्हें लगान मुक्त जमीन दी जाती थी। पर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस व्यवस्था को हटा दिया और गांव के ऑफिसर को उनके कार्य के बदले तनख्वाह देने लगे। महार जाति के लोगों को तब भी उनकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं दिया जाता था, सिर्फ उन्हें प्रशासकीय कार्य से दूर रखा जाता था। उसका असर ये हुआ कि स्वर्ण जाति के अफसर के मर जाने या उनका कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद भी उनसे जमीन नहीं ली जाती थी। बस उस जमीन से थोड़ा सा लगान लिया जाता था और उनके बच्चों का समाज या गांव के कार्यों में कोई भी योगदान किए बिना ही उनको लाखों रुपए की मदद की जाती थी। और इसी प्रकार से दलित जाति पर अत्याचार होता था और स्वर्ण जाति के लोगों को बढ़ावा मिलता था। और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने महार परिवार की कोई भी जिम्मेदारी का खंडन नहीं किया। वो जो पहले से काम करते थे, मजदूरी करते थे, बाद में भी वही करते रहे। उन्हें किसी तरह की भी जमीन नहीं दी गई, बल्कि वो लोग जहां रहते थे उनकी जमीनों का लगान भी बढ़ा दिया गया। इसी तरह महार या दलित समाज की दुर्दशा होती गई। हजारों की संख्या में महार परिवारों ने बहुत कठिनाइयां उठाई। पूरे देश में दलित समाज को गांव के बाहरी क्षेत्र में रखा गया और उनसे अथक मेहनत और परिश्रम वाले कार्य कराते रहे और बदले में उन्हें मेहनताना भी नहीं दिया जाता था। एक तरह से उनसे जबरन मजदूरी कराई जाती थी और उनका शोषण किया जाता था। इन सब के बावजूद भी महार परिवार का गांव में बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि गांव का सारा मेहनती काम इन्हीं लोगों से कराया जाता था। उनका साहस, दृढ़ता, बहादुरी, वफादारी, सत्यनिष्ठा जैसी अच्छाइयां गांव की आबादी के लिए वरदान थीं। इन लोगों के बिना गांव को सुचारू रूप से चला पाना बहुत मुश्किल था। गांव में कोई भी लड़ाई झगड़ा होता था तो ये सरपंच की राय लेना पसंद करते थे। यहाँ तक इनको पंचायत में भी जगह नहीं मिली हुई थी और इनको बराबर में बैठने का अधिकार भी नहीं था। ये लोग अक्सर जमीन पर ही बैठा करते थे। महार परिवार बहुत बड़े योद्धा के रूप में निकल कर आया। कहते हैं प्राचीन काल में ये लोग जंगलों में रहा करते थे और वहां पर आने वाले हर खतरे का बहुत ही साहस से सामना करते थे। शायद इसीलिए इन लोगों ने इतनी पीड़ा और अत्याचार सहे, क्योंकि इनको हर परिस्थिति में जीने का हुनर आता था। छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने मुगलों को हराया था, उन्होंने इनके साहस और सैन्य कुशलता को परखकर अपनी सेना में इनको जगह दी थी।
शिदनाक, जो कि एक महार सरदार थे, उन्होंने सवाई माधोराव की सेना में बहुत बड़ा नाम कमाया। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पेशवा के विरुद्ध लड़ने के लिए इन्हीं महार जाति का चुनाव किया। आजादी के बाद भी महार रेजिमेंट के लोगों ने सेना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे इनको सेना में एक अलग ख्याति मिली। हर लड़ाई में महार समाज ने अपने साहस, ताकत, बहादुरी और देशभक्ति का परिचय दिया। जितने भी महार अफसर थे, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी देश को जिताने में। इतना अत्याचार सहने के बावजूद भी वतन परस्ती में लीन रहना किसी साधारण मनुष्य की बात नहीं। अंबेडकर जी के पूर्वजों ने भी सेना में अपना वर्चस्व साबित कर अपने साहस का लोहा मनवाया है। अंबेडकर जी का चरित्र निर्माण इन्हीं पूर्वजों के साहस और बहादुरी की ही देन है। बाबा जी के दादा और पिता दोनों ने ही सेना में होते हुए अपनी वीरता और शौर्य का सिक्का जमाया था। इनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। इनके पिता की पोस्टिंग मऊ कैंटोनमेंट इंदौर के पास थी, जो कि उस समय सेंट्रल इंडिया और अब मध्य प्रदेश में है। उसी समय अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि अंबेडकर जी के जन्म के बाद रामजी सकपाल के कोई महान रिश्तेदार ने यह भविष्यवाणी की थी कि उनका पुत्र इतिहास रचेगा। डॉक्टर अंबेडकर, जो रामजी सकपाल की 14वीं संतान थे, का नामकरण पांडवों के एक भाई से प्रेरित होकर भीम रखा गया। उनकी माता का नाम भी भीमाबाई था। उनका मायका था मुरहद, जो उस वक्त बॉम्बे के थाने में स्थित था। उनके परिवार का भी ताल्लुक सेना से था। उनके ददिहाल और ननिहाल का संबंध सेना से होने के कारण वे भी साहस, शौर्य, वीरता, बहादुरी, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से भरे हुए थे। प्रारंभिक जीवन। अंबेडकर जी के पिता रामजी सकपाल मऊ से 1893 में रिटायर होकर कोंकण के दापोली में आकर रहने लगे। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने भीम का दाखिला उनके बड़े भाई के साथ दापोली के ही एक स्कूल में कराया। रामजी जो पेंशन पाते थे, उससे उनका गुजारा नहीं चल पाता था, इसलिए उन्होंने सतारा जिले में दूसरी नौकरी करना शुरू कर दिया। अभी सतारा में रहते हुए उन्हें ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि अंबेडकर जी की मां का स्वर्गवास हो गया और परिवार की सारी जिम्मेदारी रिटायर्ड सूबेदार के सिर पर आ गई। उस समय भीम महज 6 वर्ष की आयु के थे। रामजी और भीमाबाई की 14 संतान में से सिर्फ 3 भाई और 2 बहन ही जीवित रह गए थे। रामजी धर्मपरायण होने के साथ साथ ही बहुत सख्त अनुशासक भी थे। उन्होंने अपनी संतानों को हिंदू ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत की पंक्तियों को अच्छे से याद कराया और इसके साथ साथ कबीर और महाराष्ट्र के साधुओं के भक्ति गीत भी मुंह ज़बानी याद कराए। जल्द ही भीम अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके हाई स्कूल में अपने बड़े भाई के साथ आ गए। उनकी शिक्षा के दौरान उन्होंने बहुत सारी यातनाएं सही और समाज में फैली जाति कुप्रथा से भी वाकिफ हुए, जिसने उनके मासूम से मस्तिष्क पर अमिट और संवेदनशील छाप छोड़ी। उनके जीवन का एक छोटा सा किस्सा है कि गर्मी के एक दिन में भीम और उनके बड़े भाई आनंद सतारा से निकलकर अपने पिता से मिलने जा रहे थे, जो कि उस समय गोरेगांव में कैशियर के तौर पर कार्यरत थे। वे ट्रेन से सफर करके मसूर स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने रामजी से मिलना था। उन्होंने घंटों अपने पिता का इंतजार किया, पर वो नहीं आए। शायद उनके पिता तक उनके आने की चिट्ठी नहीं पहुंची थी, तो उन्होंने एक बैलगाड़ी की ताकि वो अपने पिता तक गोरेगांव पहुंच जाएं। बाद में बैलगाड़ी खींचने वाले चालक, जो कि एक स्वर्ण वर्ण का था, उसको पता चला कि उसकी सवारी दलित और अस्पृश्य है, तो उसने दोनों भाइयों को गाड़ी से वहीं पर ही उतार दिया। जब उन्होंने दुगना भाड़ा देने का वादा किया, तब जाकर चालक ने आगे चलने के लिए हाँ कहा, और वो भी इस शर्त पर कि बैलगाड़ी भीम के बड़े भाई चलाएंगे और वो पैदल चलेगा। दोनों भाइयों को शाम से लेकर रात तक पानी की एक बूंद के बिना ही चलते रहना पड़ा, क्योंकि तब तक सबको पता चल गया था कि वे अस्पृश्य हैं और कोई भी उनको पानी पिलाने एवं उनकी प्यास बुझाने के लिए तैयार नहीं था। एक दलित परिवार में जन्म लेने के कारण यद्यपि उन्हें बहुत अनादर और अपमान झेलना पड़ा,
पर उनकी किस्मत अच्छी होने के कारण इसके साथ ही उन्हें कई महान और ज्ञानी स्वर्ण लोगों की दया, कृपा और अनुकंपा भी मिली। उन्हीं के जीवन से एक उदाहरण लेते हैं। एक दिन उन्होंने अपने सहपाठी से शर्त लगाई और जोरदार बारिश में भी उन्होंने घर से स्कूल तक का सफर पूरा किया। उनके एक ब्राह्मण अध्यापक जिन्होंने भीम को बारिश में कपकपाते देखा और उन्हें ये दृश्य अंदर तक छू गया। फिर उन्होंने अपने बेटे से भीम को घर बुलाने और सूखे कपड़े देने को कहा। उनके स्कूल में एक और ब्राह्मण अध्यापक थे जिनका आखिरी नाम अंबेडकर था। वो भीम को अपनी संतान जैसा मानते थे और उन्हें बहुत प्यार करते थे। वो अपना लंच भी भीम के साथ ही खाते थे। भीम का असली नाम भीमराव सकपाल था, पर उनके अध्यापक की दया भावना के कारण ही भीम ने सकपाल से अंबेडकर उपनाम अपना लिया। इसलिए वो अब अंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। जब भीम 10 वर्ष की आयु में पहुंचे तो उनके पिता ने दूसरी शादी करने का मन बनाया। स्वाभाविक था कि भीम को उनके पिता का ये निर्णय अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपने पिता से अलग होकर स्वतंत्र जीवन बिताने का निश्चय किया। उन्होंने सोच लिया था कि चाहे बॉम्बे मिल में कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना काम चला लेंगे। उन्होंने अपने रिश्तेदार से पैसे चुरा कर बॉम्बे निकल जाने का भी सोचा, पर कहीं न कहीं उनकी अंतरात्मा ने इस बात की गवाही नहीं दी। फिर उन्हें समझ आया कि उनको अपनी पढ़ाई के जरिए ही संसार में नाम कमाना है। उसी दिन से वो एक जुझारू और मेहनती छात्र की तरह पढ़ाई करने लगे और इस तरह से वो अपने अध्यापकों के और भी प्यारे होते चले गए। जल्द ही उनका परिवार बॉम्बे में आकर एक चौल में रहने लगा। बहुत सारे परिवार झुंड में अभाव में रहने लगे थे। बॉम्बे आने के बाद भीम और उनके भाई ने मराठा हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। जब से वो बॉम्बे आकर रहने लगे तब से भीम की पढ़ने की इच्छा और तीव्र होती गई। उनके पिता ने भी भीम की पढ़ाई की इच्छा में बहुत साथ दिया और उन्हें पूरा सहयोग दिया। वो तो इस हद तक आ गए थे कि उन्होंने अपनी दोनों विवाहित बेटियों से भीम की किताबें खरीदने के लिए पैसे उधार मांगे। उसके कुछ समय बाद भीम के पिता ने उन्हें एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला करवाया, जो कि बॉम्बे का सर्वोत्तम हाई स्कूल था। एक कमरे में पूरे परिवार के साथ रहते हुए भीम ने अपनी पढ़ाई को जारी रखने का फैसला किया। उनके दिमाग में बस एक जुनून सवार था और वो था पढ़ाई का। यहाँ तक एल्फिंस्टन स्कूल भी अस्पृश्यता के अंधकार से अछूता नहीं था। भीम को संस्कृत पढ़ने की बहुत ललक थी, पर दलित होने के कारण उन्हें पर्शियन पढ़ने पर मजबूर किया गया, क्योंकि उस समय का मानना था कि संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण या स्वर्ण वर्ण के लोग ही पढ़ सकते हैं। बाद में भीम ने अपने दृढ़ संकल्प के चलते ही संस्कृत पढ़ी। जिस संस्कृत को उनको पढ़ने नहीं दिया गया था, वे उसमें ही सबसे बड़े स्कॉलर बने। दलित परिवार से ताल्लुक रखने के कारण उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, पर इसके बाद भी उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा 1907 में एल्फिंस्टन हाई स्कूल से पास की। उन्हें सबसे ज्यादा अंक पर्शियन में मिले थे। उस समय के दौरान गरीब, जरूरतमंद और योग्य छात्रों के लिए कोई भी हॉस्टल नहीं उपलब्ध था। उन्हें कोई दिशा दिखाने वाला भी नहीं था। पूरे जिले में कुछ ही स्कूल और कॉलेज थे जो कि बड़े शहरों जैसे पुणे और बॉम्बे में स्थित थे। यहाँ तक जो अमीर छात्र थे या फिर जो स्वर्ण वर्ण के थे, वो लोग भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गरीब और दलित समाज के छात्र थे, उनके लिए आगे पढ़ पाना कितना चुनौतियों भरा रहा होगा। किसी दलित समाज में जन्म लेकर इतने आगे तक आना और इतनी पढ़ाई कर पाना किसी सपने के बराबर था। भीम का पढ़ाई पूरा करना दलित समाज के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उनका पढ़ाई पूरा करना उनके समाज के लिए भी बड़ी बात थी, क्योंकि किसी ने सदियों से चली आ रही प्रथा के खिलाफ जाकर पूरा इतिहास बदल कर रख दिया था और इस अवसर को उनके समाज ने बहुत जोरों शोरों से मनाया था। महाराष्ट्र के समाज सुधारक S.K. बोले से भीम की मीटिंग रखवाई गई और इस मीटिंग में एक दूसरे समाज सुधारक जो कि K.A. किर्लोस्कर थे, ने भी हिस्सा लिया। किर्लोस्कर विल्सन हाई स्कूल में एक असिस्टेंट टीचर के तौर पर तैनात थे। उनकी अक्सर भीम से मुलाकात हो जाया करती थी और उसके बाद वो दोनों साथ में घंटों पढ़ाई करते थे। किर्लोस्कर भीम से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने भीम को अपनी पुस्तक संकलन से किताब लेने का भी मौका दिया।
और उन्होंने अपनी लिखी गई पुस्तक लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध भी भेंट की। इस पुस्तक का भीम पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसी किताब ने उनको हिंदू से बुद्धिस्ट में बदल दिया। उस समय के रिवाज को निभाते हुए भीम का विवाह उनके हाई स्कूल पास करने के बाद ही कर दिया गया। भीम की आयु उस वक्त 16 वर्ष की थी और उनकी पत्नी की आयु महज 9 वर्ष थी, जिनका नाम रामी था, जो बाद में जाकर रमाबाई हो गया था। कम उम्र में शादी हो जाने के बाद भी उनकी पढ़ने की इच्छा कम नहीं हुई, अपितु और बढ़ती गई। उनके मन में लगी पढ़ाई की आग को उनके पिता और हवा देते थे और इस तरह उन्होंने कभी भी इस आग को बुझने नहीं दिया। पर कहते हैं जीवन आपका हर घड़ी हर पल इम्तिहान लेता है। ऐसा बाबा साहेब के साथ भी हुआ। एल्फिंस्टन कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उनके पास आगे की परीक्षा पास करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। तब फिर से किस्मत ने उनका साथ दिया। जब भीम जी की परेशानी उनके मित्र किर्लोस्कर को पता चली तो उन्होंने स्वयं तत्कालीन बड़ौदा के राजा सयाजी राव गायकवाड़, जो कि एक दयालु और मर्म हृदय के थे, उनसे मुलाकात की। बड़ौदा के महाराज ने बहुत पहले ही गांव में ये आदेश दे दिया था कि अगर किसी भी दलित को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए या फिर आगे पढ़ने के लिए मदद चाहिए तो वो हमेशा तत्पर रहेंगे। किर्लोस्कर की याचना से महाराज भीम से मिले और उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर से निश्चित होकर उन्होंने भीम को आगे की पढ़ाई जारी रखने का आदेश दिया और उनकी आर्थिक सहायता करने का भी आश्वासन दिया। भीम को 25 रुपए हर माह मिलते थे, जो कि उस समय में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। उसके बाद भीम अपनी आगे की पढ़ाई बिना किसी बाधा के करते चले गए। महाराजा द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से उनके परिवार ने पटेल में एक 2 कमरे का अपार्टमेंट खरीद लिया। भीम जी को एक अलग से कमरा मिला हुआ था जिसमें वो सिर्फ अपनी पढ़ाई किया करते थे। उन्होंने अपना बीए 1913 में पास किया। बीए करने के बाद उन्हें बड़ौदा स्टेट आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर तैनाती मिली, लेकिन बदकिस्मती ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जनवरी 1913 में उनकी नौकरी ज्वाइन करने के 15 दिन बाद ही उनके पास टेलीग्राम आया जिसमें उनके पिता की बीमारी के बारे में लिखा था। उनका पिता के प्रति स्नेह इतना ज्यादा था कि अपनी नौकरी की परवाह ना करते हुए वो बॉम्बे रवाना हो गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि उनके पिता की तबीयत बहुत खराब है। उनके पिता उस वक्त मृत्यु के करीब पहुंच चुके थे। 2 फरवरी 1913 में उनके पिता का देहांत हो गया। अपने पिता को खो देने का गम भीमराव जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने पिता को हमेशा जीवन के लिए लड़ते देखा। उनके साहस और परिश्रम के कारण ही आज उनकी संतान इस मुकाम पर पहुंची थी। हमेशा कठिनाइयों का डट कर सामना करना और अपने मनोबल को हारने ना देना, ये सब उनको उनके पिता ने ही सिखाया था। ऐसा माना जाता है कि रिटायर्ड सूबेदार राम जी के मरने से पहले अपने प्रिय पुत्र की पीठ पर हाथ रखकर उन्हें अपना आशीर्वाद के साथ अपना अदम्य संकल्प और साहस भी देकर इस दुनिया से अलविदा लिया। वो अपने पीछे अपनी विरासत के तौर पर अपने पुत्र को छोड़ गए। पश्चिम में अल्पवास। कहते हैं कि परिस्थितियां भी इंसान का भविष्य तय करती हैं। अगर भीम जी के पिता ना बीमार पड़े होते तो वो कभी बड़ौदा वाली नौकरी छोड़कर नहीं आते। सोचिए भीम की नियति का तब क्या होता अगर वो लौटकर बॉम्बे नहीं जाते। वो बड़ौदा वाली नौकरी ही करते रहते और ज्यादा से ज्यादा स्टेट के प्राइम मिनिस्टरशिप तक प्रमोट हो जाते। और दलित परिवार से आने के कारण इतना कर लेना ही उनके लिए सपनों से कम नहीं था। पर नियति ने भीम के लिए इससे कुछ बहुत बड़ा सोच रखा था, क्योंकि उन्हें इतिहास में नाम कमाना था और अपनी एक अमिट छाप छोड़नी थी। उसके कुछ दिन बाद ही बड़ौदा के राजा ने ये घोषणा की कि वो कुछ योग्य छात्रों को अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजना चाहते हैं और उसका पूरा खर्चा वो खुद उठाएंगे। इसको सुनकर भीम के तो जैसे भाग्य ही खुल गए हों। उन्होंने महाराज से बाहर जाकर पढ़ाई करने की इच्छा जताई। महाराज तो पहले से ही भीम से प्रभावित थे। उन्होंने भीम से इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने को बोला। 4 जून 1913 में भीम के साथ साथ 3 और स्कॉलर्स ने शिक्षा के डेप्यूटी ऑफिस के अंतर्गत एक एग्रीमेंट में हस्ताक्षर किए।
जिसमें लिखा था कि वो अमेरिका जाकर बताए गए विषय से पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई पूरी खत्म करके कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लौटने के 10 साल बाद तक अपने प्रांत के विकास में लग जाएंगे। ये घटना भीमराव जी के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई। भीमराव की सफलता के बहुत सारे आयामों के रास्ते खोल दिए और भीम की पढ़ाई का सपना भी सच होने के कगार पर ला दिया। जॉर्ज वॉशिंगटन की लीडरशिप में नॉर्थ अमेरिका भी उस समय फलने फूलने लगा था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ताकतवर, संयुक्त और लिबरल हो गया था। जॉर्ज वॉशिंगटन, इब्राहिम लिंकन, थॉमस जेफरसन और नीग्रो लीडर बुकर टी वॉशिंगटन के साहस और पराक्रम ने लोगों पर जादू सा कर दिया था। उस समय अमेरिका सच में सपनों की नगरी बन चुका था। जुलाई 1913 के तीसरे सप्ताह में नई उम्मीद और उमंग लिए भीमराव जी न्यूयॉर्क पहुंचे, पर वहां पर रह पाना इतना आसान नहीं था जितना आसान दिखाई दे रहा था। एक लॉज से दूसरे लॉज में भटकने के बाद वो एक पारसी छात्र नवल भटेना के साथ रहने लगे और ये दोस्ती कब जीवन भर के साथ में बदल गई इसका उन्हें पता भी ना चला। जीवन में पहली बार भीम अस्पृश्यता के भूत से आगे निकल पाए। वो जब तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रहे उन्होंने देश के विकास के बारे में ही सोचा। उनका ज्ञान का भंडार बढ़ता गया और वो समय समय पर उसे औरों में बांटते गए। एक बार उन्होंने अपने पिता के मित्र को चिट्ठी लिखकर बताया कि नारी शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और वो कैसे देश के विकास और तरक्की में सहायता कर सकती है। भीम जी के मन मस्तिष्क पर बस पढ़ाई का ही भूत सवार था। फिर चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे जो भी कठिनाई आए, वो उसको पार करके आगे बढ़ते रहते थे। महान लोगों की एक निशानी होती है कि वो कभी अपना समय व्यर्थ के कामों में नहीं लगाते थे और यही भीमराव जी भी करते थे। उन्होंने अपना सारा समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के नाम लिख दिया था। पढ़ाई के साथ साथ उनके परिवार की तरफ भी कुछ जिम्मेदारियां थी, इसलिए वो अपने स्टाइपेंड से कुछ पैसा अपने परिवार को भिजवा दिया करते थे। भीमराव जी ने कठिन और अलग विषयों जैसे पॉलिटिकल साइंस, मॉरल फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स चुन रखे थे, जिसको पढ़ने में वो 18-18 घंटे बिता दिया करते थे। 1915 में उन्हें एमए की डिग्री उनकी लिखी थीसिस एंशिएंट इंडियन कॉमर्स के लिए दी गई थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने एंथ्रोपोलॉजी विषय के लिए एक पेपर भी लिखा जो कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट नाम से प्रसिद्ध हुआ। जून 1916 में द नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, अ हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी नाम से थीसिस लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद भीम न्यूयॉर्क छोड़कर लंदन चले गए। अक्टूबर 1916 में उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। साथ ही साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने लगे। बड़ौदा के महाराज फिर से भगवान के रूप में सामने आए और उन्होंने भीम को आगे की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी और इंग्लैंड में रहने का पूरा खर्चा भी उन्होंने ही उठाया। पर बड़ौदा के दीवान को ये बात कुछ भाई नहीं, इसलिए उन्होंने भीम को लंदन से बुलाकर अपने प्रांत की सेवा करने का आदेश दिया। भीम को लंदन से अपनी पढ़ाई बीच में रोककर लौटना पड़ा, पर लौटने से पहले अपने अध्यापक डॉक्टर एडविन कैनन की सलाह से उन्होंने आगे की पढ़ाई आने वाले 4 वर्षों में पूरी करने का समय मांगा। उनके अच्छे व्यवहार और ज्ञान को देखते हुए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उन्हें ये अनुमति प्रदान की। 21 अगस्त 1917 को भीमराव बॉम्बे वापस आ गए। ये वो समय था जब भारत बहुत कठिनाई से जूझ रहा था। सितंबर 1917 को वो बड़ौदा आए। बड़ौदा के महाराज इनको इसलिए वित्त मंत्री बनाना चाहते थे ताकि इन्हें प्रशासन में कुछ अनुभव हासिल हो। उन्होंने शुरुआत इनको मिलिट्री सेक्रेटरी बनाने से की। हालांकि ये पद इन्होंने अपनी पढ़ाई के दम से हासिल किया था, पर अस्पृश्यता ने फिर भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। वहां के चपड़ासी ने भी इन्हें पानी देने से इनकार कर दिया था। कोई भी होटल इनको आश्रय नहीं देना चाहता था। इन्होंने इस विषय पर बड़ौदा के महाराज को चिट्ठी लिखी। उन्होंने ये बात दीवान को बताई, पर कोई भी इस विषय पर निर्णय लेने में असमर्थ थे। बहुत ज्यादा हताश होकर भीम ने वहां से चले जाने का फैसला किया और नवंबर में वो बॉम्बे वापस आ गए। इसके बाद
इनकी सौतेली मां का भी निधन हो गया। बॉम्बे लौटने के बाद इनकी मुलाकात कोल्हापुर के राजा शाहू महाराज जी से हुई। ये भी जाति प्रथा के जंजीरों को तोड़कर सबको एक बराबर करना चाहते थे। महाराज जी से मिलना उनकी जिंदगी में फिर से नया मोड़ लेकर आया। न ही सिर्फ महाराज ने अपने शासन में एक दलित को रखा था, बल्कि साथ ही दूसरे दलितों की पढ़ाई, रहने खाने की व्यवस्था का भी ध्यान रखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने पूरे समाज के सामने दलितों के साथ बैठकर भोजन तक ग्रहण किया था, ताकि वो जातिवाद जैसी कुप्रथा का खंडन कर सकें और उनकी प्रजा में एक नया पैगाम पहुंचे। 1919 में महाराज भीम से आग्रह करके अर्धमासिक पेपर भी छपवाने लगे थे। जनवरी 31, 1920 को पहली बार उनका पेपर निकल कर आया था, जिसका नाम मूक नायक था। इस पेपर के एडिटर ना होते हुए भी भीम ने इसका पूरी तरह से समाज में फैली कुप्रथा, नाइंसाफी और यातनाओं को जनता के सामने रखने के लिए प्रयोग किया। अंबेडकर जी ने नवंबर 1918 में गवर्नमेंट सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की भी नौकरी की। उनका मुख्य उद्देश्य पैसे बचाकर लंदन स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरा करने का था, और वो जो पैसे बचाते थे वो अपनी पत्नी को भेज दिया करते थे। जुलाई 1920 में अंबेडकर ने पर्याप्त पैसे बचाकर और कोल्हापुर के महाराज से सहायता प्राप्त करके लंदन अपनी पढ़ाई पूरी करने चले गए। उनके लंदन जाने में उनके मित्र नवल भटेना का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इन्होंने भी भीम को 5,000 रुपए उधार के तौर पर दिए थे। लंदन में भी उनकी जिंदगी कम कठिन नहीं थी। वो जहाँ पर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते थे, वहाँ की मकान मालकिन बहुत ही निष्ठुर औरत थी। वहाँ का सुबह का नाश्ता और रात का खाना भीम की भूख को मिटाने में असमर्थ था। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो बाहर कहीं कुछ खा लें। भीम की पढ़ाई करने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनका पेट भरा है या नहीं। वो ट्रेन से सफर करने के बजाय पैदल यात्रा किया करते थे, ताकि उनके पैसे कम खर्च हों। समय समय पर उनके दोस्त नवल भटेना भी उनकी आर्थिक सहायता कर दिया करते थे। लंदन में की गई रिसर्च से उन्होंने प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया थीसिस लिखी, जिसके लिए उन्हें मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी जून 1921 को दी गई। अगले ही साल उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के लिए एक और थीसिस लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। वो थीसिस लिखने में इतने मशगूल हो गए कि उनके पास बैरिस्टर की पढ़ाई करने का बिल्कुल भी समय नहीं बचा, इसलिए वो परीक्षा में भी नहीं बैठ पाए। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन का भी भ्रमण किया। उन्होंने अप्रैल 1922 से लेकर मई 1922 तक बॉन यूनिवर्सिटी में अपने दाखिले की सारी औपचारिकताएं कर ली और फिर वो लंदन वापस आ गए। उनकी थीसिस ने लंदन यूनिवर्सिटी में तहलका मचा दिया था, क्योंकि उन्होंने इंडिया में ब्रिटिश फिस्कल पॉलिसी की कड़ी निंदा और आलोचना की थी। इसलिए उनको यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन से मार्च 1923 में लंदन बुला लिया गया और उनके प्रोफेसर डॉक्टर एडविन कैनन ने उनको फिर से थीसिस लिखने के लिए बोला, पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो लंदन में ज्यादा समय के लिए ठहर पाएं, इसलिए वो फिर बॉम्बे वापस आ गए। उनका परिवार भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। अप्रैल 1923 में उन्होंने फिर से अपनी थीसिस लिखकर डॉक्टर एडविन कैनन को भेजी। इतनी कठिनाई के बावजूद भी अब तक भीमराव ने अपनी पढ़ाई से इतनी योग्यता हासिल कर ली थी जो उनके स्वर्ण वर्ण के समकालीन व्यक्ति भी हासिल नहीं कर पाए थे। ये सब सिर्फ उनके परिश्रम और इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हो पाया था। पश्चिमी शिक्षा के बावजूद वो अपनी भारतीय मिट्टी से जुड़े रहे और अपना सारा जीवन अपनी मातृभूमि के विकास में ही लगा दिया। घर वापसी। अंबेडकर अप्रैल 1923 को भारत आए। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी से सर्वोत्तम पढ़ाई करके लौटने के बाद भी भीम की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आया था। आखिर में उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो बैरिस्टर की नौकरी कर लें, ताकि वो समाज की सेवा भी कर पाएं और अपनी पैसों की जरूरतों को भी पूरा कर पाएं।
उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास वकील का लाइसेंस लेने तक के पैसे नहीं थे। नवल भटेना फिर भगवान के रूप में सामने आए और उन्होंने भीम को लाइसेंस के लिए पैसे दिए और इस तरह उन्होंने अपनी बैरिस्टर की प्रैक्टिस जून 1923 में शुरू की। इतने योग्य वकील होने के बाद भी भीम को कोई अपना केस नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो दलित परिवार से आते थे। जो देते भी थे वो बहुत गरीब और लाचार तबके के लोग थे, जिनसे भीम को ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे। कभी कभी ये सारी स्थिति उन्हें बहुत निराश कर देती थी, पर उनकी इच्छा शक्ति और बहादुरी उन पर हावी हो जाती थी। उस समय ये अफवाह फैली थी कि ब्रिटिश राज होने के कारण अगर किसी को केस जीतना है तो उसे यूरोपियन बैरिस्टर को ही नियुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में सारे ही जज यूरोपियन ही थे। अस्पृश्य होने के कारण स्वर्ण वर्ण के वकील भी भीम जी से कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। शुरुआत में उन्हें छोटे मोटे केसेस लड़कर ही काम चलाना पड़ा। जब भीम ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की तो उस समय बहुत सारे कारकों की वजह से भारत की नियति बदल रही थी। बॉम्बे और उसके आसपास बहुत सारी टेक्सटाइल मिलों की स्थापना की जा रही थी। गांधी जी के द्वारा आजादी की धीरे धीरे चिंगारी को भी हवा मिल रही थी। अगस्त 4, 1923 को बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा क्रांति की गई, जिसको आगे श्री S.K. बोले ने बढ़ाया। काउंसिल ने ये सिफारिश की जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, कुआं, धर्मशाला और जितने भी सरकार द्वारा निर्मित स्कूल, कोर्ट, ऑफिस या डिस्पेंसरी हैं, उसका इस्तेमाल दलित और अस्पृश्य लोग कर सकते हैं। सितंबर 11, 1923 को एक आदेश गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने पारित किया और लेजिस्लेटिव काउंसिल को कहा कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो आम जनता को इस एक्ट को स्वीकार करने और मानने के लिए प्रेरित करें। उसी के साथ साथ अंबेडकर जी ने भी दलित विकास के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 9 मार्च 1924 को दामोदर हॉल बॉम्बे में एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि वो अस्पृश्य लोगों और दलित को सरकार से पहले सुने और उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। उस मीटिंग का नतीजा ये हुआ कि एक बहिष्कृत हितकरणी सभा का गठन हुआ, जिससे वो दलितों के विकास और उनके उत्थान को बढ़ावा दे पाए। दलितों में पढ़ाई को प्रचारित करना, लाइब्रेरी और स्टडी सर्कल का निर्माण करके भारत के कल्चर को दलितों के बीच प्रचारित करना, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल स्कूल को बनवाकर दलितों की आर्थिक स्थिति को सही करना और प्रताड़ित और परेशान दलितों की शिकायत सरकार तक लाना, ये सारे मुख्य कार्य थे इस सभा के। इस सभा के प्रेसिडेंट थे C.H. सीटलवुड, जो कि एक उच्च जाति के गुजराती हिंदू थे और अपने समय के बेहतरीन लॉयर। सभा के वाइस प्रेसिडेंट एक उम्दा लोगों का समूह था, जिसमें M. निसिम, रुस्तम जी जिनवाला जो कि एक पारसी वकील थे, G.K. नरिमन, R.P. परांजपे, V.P. चवन और B.G. खेर शामिल थे। अंबेडकर जी मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन थे। कई और आंदोलन इसी सभा की तरह ही परस्पर चल रहे थे, पर उनमें और अंबेडकर जी के आंदोलन में ये फर्क था कि अंबेडकर जी अस्पृश्यता को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे और दूसरी सभी बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर ज्यादा जोर दे रही थी। अंबेडकर जी का मानना था कि अस्पृश्यता को तभी हटाया जा सकता है जब हम उसकी जड़ से सुधार करें। इसके लिए उनका कहना था कि हिंदू समाज का फिर से गठन करना होगा। सिर्फ उनके साथ सार्वजनिक खाना खाने और उनके प्रति दया जता कर ही काम नहीं चलेगा। हिंदू समाज में जातिवाद में सुधार करना होगा। जातिवाद सोच को हटाना होगा। सिर्फ ब्राह्मण ही पंडित नहीं बन सकते। हिंदू ग्रंथों का मानकीकरण जैसे सुधार इत्यादि। हालांकि महात्मा गांधी और अंबेडकर जी दोनों ही अस्पृश्यता को मिटाना चाहते थे, पर दोनों के प्रयास अलग अलग थे। महात्मा गांधी जहां सार्वजनिक स्थानों में दलित के साथ खाना खाकर उनके साथ हाथ मिलाकर इसको मिटाने का प्रयत्न कर रहे थे, जबकि अंबेडकर जी इसको जड़ से ही मिटा देना चाहते थे। पर दोनों का उद्देश्य एक ही था। भले ही उनके रास्ते अलग थे, पर दोनों एक ही मंजिल पर पहुंचना चाहते थे।
अधिकारों का संघर्ष। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने कई उपयोगी योजनाएं तैयार की, जिसमें दलितों के विकास और उन्नति को ध्यान में रखा गया। सभा ने दलित छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल व्यवस्था, उनके कपड़े, बुक, कॉपी और खाने का भी बंदोबस्त शोलापुर में कराया। शोलापुर नगर पालिका ने हॉस्टल के मेंटेनेंस के लिए 40 रुपए देने का भी वादा किया। सभा ने अंबेडकर को एक मंच प्रदान किया, जिससे वो गांव-गांव जाकर दलितों को जागरूक करें और उनके अधिकारों से वाकिफ कराएं। उन्होंने प्रोविंशियल डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस, जो कि निपाणी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई, में भाग लिया और उन्हें गाइड भी किया। इन्होंने रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस पर एक लेख लिखा और भारत के गोल्ड एक्सचेंज की आलोचना भी की, जो कि रॉयल कमीशन के अंतर्गत आती थी, जिसके लिए रॉयल कमीशन ने इनका इंटरव्यू भी लिया। ईवी रामास्वामी नैकर, जो एक गैर ब्राह्मण लीडर थे, उनके द्वारा सत्याग्रह भी ट्रैवनकोर में लॉन्च हुआ, जिससे ट्रैवनकोर के रूलर ने ये आदेश 1925 में पारित किया कि दलित भी उन सड़कों का प्रयोग कर सकते हैं जो सरकार द्वारा बनाई गई है। एक और सनसनी घटना घटी जब एक दलित व्यक्ति मुरुगेसन ने मद्रास के एक हिंदू मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। फिर उसके खिलाफ एक केस भी दर्ज हुआ, जिसने दलितों को हिलाकर रख दिया। भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री सी राजगोपालाचारी उस समय कोर्ट में मौजूद थे जब मुरुगेसन का ट्रायल चल रहा था। हालांकि वो केस की पैरवी नहीं कर रहे थे, फिर भी उन्होंने मुरुगेसन के अधिकारों की रक्षा कर उसको केस से बाइज्जत बरी कर दिया। उसी समय अंबेडकर के नाम का भी धीरे धीरे डंका बजने लगा था। उन्होंने 1926 में 3 गैर ब्राह्मण लीडर के केस की पैरवी की, जिसमें उन पर यह इल्जाम लगा था कि वो ब्राह्मणों को बदनाम कर उनके खिलाफ पैम्पलेट बंटवा रहे थे। इसी की पैरवी करते हुए अंबेडकर ने ये केस लड़ा और इसमें विजयी भी हुए। अब तक भीमराव जी प्रख्यात वकील और समाज सुधारक बन चुके थे, पर अभी भी वो उसी चौल में रह रहे थे जिसमें जरूरत की बहुत कम सुविधाएं थी। कहते हैं आप कहीं भी और चले जाएं, पर आपका इतिहास हमेशा आपके साथ ही रहता है। अंबेडकर जी भी अपने दलित होने का बोझ उठाते रहे। उनके सुयोग्य होते हुए भी उन्हें सिडेनहम कॉलेज के प्रिंसिपल का पदभार नहीं मिला। किर्लोस्कर की सिफारिश के बावजूद भी उन्हें कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं बनाया गया। हालांकि जून 1925 से 1928 तक उन्होंने बार्टली बॉय अकाउंटेंसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम मर्केंटाइल लॉ के टीचर की भूमिका निभाई। उसी अंतराल में उनकी पत्नी ने उनके पुत्र राजरतन और पुत्री इंदु को जन्म दिया। इंदु की मृत्यु तुरंत ही हो गई थी। इधर रमाबाई की तबीयत भी खराब होने लगी, तो अंबेडकर ने सोचा कि रमाबाई को उनके पैतृक स्थान पर पहुंचा दें। दुर्भाग्यवश अंबेडकर के पुत्र राजरतन की भी 1926 में मृत्यु हो गई। जनवरी 1927 अंबेडकर जी ने एक सभा संबोधित की, जिसमें ऐसे दलितों की समस्या रखी जिनको वर्ल्ड वॉर 1 में भाग लेने के बाद भी असक्षम घोषित कर दिया गया था। बाद में गवर्नमेंट ने इसको भी हटा दिया। जनवरी 1927 को बॉम्बे के गवर्नर ने अंबेडकर को लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बना दिया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के बाद तो दलितों के जीवन में क्रांति सी आ गई थी। अब जो आंदोलन कागजी थे, उनको जीवंत करने का समय आ गया था। बोले आंदोलन जो पास हुआ था, उसका उपयोग अभी तक बस कागजी ही था, पर उनके मेंबर बनने के बाद भीम ने यह सुनिश्चित किया कि उस आंदोलन का सब अनुसरण भी करें। जो टैंक कागजों में दलित के लिए खोल दिए गए थे ताकि वो शुद्ध पानी पी सकें, असल में उच्च जाति के हिंदुओं के डर से दलित उसका इस्तेमाल नहीं किया करते थे, पर अब वो टैंक दलितों के लिए खोल दिए गए थे और स्वर्ण वर्ण के लोग कुछ कह भी नहीं सकते थे। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में दलितों को संबोधित करते हुए कहा कि उनको अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। सिर्फ उच्च जाति का बचा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने गुजारिश की कि मिलिट्री में दलितों पर जो बैन लगा है उसे भी हटाया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक की जाए, उन्हें अवसर दिए जाएं। उन्होंने एक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च भी निकाला, जिसमें टैंक से पानी लिया गया।
इस बार दलितों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अधिकार सबके समक्ष रखे। कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद वो अपने बंगले पर चले गए जहां वो ठहरे हुए थे। इधर कॉन्फ्रेंस के पंडाल में कुछ उपद्रवी व्यक्तियों द्वारा दलितों की पिटाई भी हुई और जब अंबेडकर जी ये देखने आए तो उन उपद्रवियों ने भीम को भी घेर लिया, पर भीम ने निडर होकर अपनी बात रखी। इस घटना ने अंबेडकर के जीवन को बहुत प्रभावित किया। उनके बड़े भाई उनकी सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित रहते थे और उन्हें अपने काम से काम रखने की सलाह दिया करते थे। आगे चलकर उन्हें ये ज्ञात हुआ कि जनसाधारण को जागरूक करना कितना जरूरी है। इसके लिए इन्होंने बहिष्कृत भारत की स्थापना की, जिसमें इन्होंने अर्धमासिक पत्रिका को अपनी आवाज का जरिया बनाया। ये पत्रिका ना ही सिर्फ दलितों को उनके अधिकारों और देश में क्या चल रहा है उसके बारे में बताती थी, बल्कि उच्च जाति के हिंदुओं को भी संदेश देती थी कि अब दलित बीहड़ समाज का हिस्सा नहीं है, उन्हें भी कुछ ज्ञान है, वो अब डरेंगे नहीं और दबेंगे नहीं। उनका मानना था कि जातिवाद नहीं जाएगा जब तक हम हिंदू समाज की फिर से रचना नहीं करेंगे, वरना तो दलित या शूद्र चिरकाल तक शूद्र ही रहेंगे और ब्राह्मण बिना ग्रंथों का ज्ञान रखे ब्राह्मण ही रहेंगे। हिंदू समाज का वर्गीकरण उनके ज्ञान और प्रोफेशन के आधार पर होना चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं। और जिस दिन दलितों ने अपना आत्मसम्मान और आजादी प्राप्त कर ली, उस दिन से वो देश को बहुत कुछ दे पाएंगे, जैसे उनका ज्ञान, साहस, बल इत्यादि, और देश की तरक्की और आगे बढ़ती रहेगी। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त की गई इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसका नेतृत्व सर जॉन साइमन कर रहे थे, वो 1928 फरवरी में बॉम्बे पहुंची। एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बोला गया। उन्होंने वैसा ही किया, पर बाद में पता चला कि नेहरू ने जो संविधान बनाया था उसमें हिंदू मुस्लिम को जोड़ने पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम में फूट की चिंगारी सुलगने लगी थी और उसका धुआं जन जन के पास जाने लगा था। पंडित जी को लगा कि बाहरी तत्व कहीं इसका फायदा न उठा लें, इसलिए उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें दोनों को जोड़ा जा सके। बाद में अंबेडकर जी को ज्ञात हुआ कि इसमें तो दलितों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया, इसलिए पंडित जी का बनाया गया संविधान आलोचना का पात्र बन गया। हालांकि इसमें उनकी ज्यादा गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने दलितों के जीवन को करीब से नहीं देखा था। सन 1930 में एक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें अंबेडकर ने कॉन्फ्रेंस रख के ये बताया कि कैसे वो मंदिर में अहिंसा सहित जाएंगे। लगभग 15,000 दलितों ने उनका साथ दिया, पर इन लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिला। पर ये लोग वहां से नहीं हटे और मंदिर के गेट के सामने ही पालती मारकर बैठ गए और भजन कीर्तन करने लगे। ना ही उच्च जाति के हिंदू इनको मंदिर के अंदर आने देना चाहते थे, ना ही ये अपना सत्याग्रह तोड़ना चाहते थे। तब किसी ज्ञानी पुरुष ने इसके बीच का रास्ता निकाला और भगवान राम की मूर्ति को एक रथ में रखकर इन लोगों ने यात्रा निकाली। इन सारी चीजों का असर अंबेडकर जी के स्वास्थ्य पर पड़ा और वो एक सभा को संबोधित करते हुए बेहोश होकर गिर गए। और ये बताया जाता है कि बेहोशी के हालत में भी वो बस समाज के कल्याण की बातें और उनके सपनों को ही बुदबुदा रहे थे। कॉन्फ्रेंस और पैक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने का फैसला लिया, जिसमें भारत के अलग अलग राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे थे। 53 भारतीयों को न्योता दिया गया था, जो कि अलग अलग तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सितंबर 6, 1930 को अंबेडकर जी को भी न्योता गया। नवंबर 12, 1930 को अंबेडकर जी ने लंदन पहुंचकर इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। रामसे मैकडॉनल्ड को इस कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन चुना गया। वहां पर भी अंबेडकर जी ने बहुत ही यादगार स्पीच दी। स्पीच में भीमराव जी ने बताया कि दलितों को भी अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी अपनी स्पीच में कुछ प्रश्न किए, जिससे ब्रिटिश और भारतीय सरकार में व्याकुलता बढ़ा दी। उन्होंने ये भी कहा कि देश में अभी भी ऐसी सरकार है जो आधे से ज्यादा लोगों की परेशानियों से अनजान है।
ब्रिटिश सरकार भी उनकी स्पष्ट बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई। बड़ौदा के महाराज भी उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। उन्हें भी उनकी स्पीच इतनी पसंद आई कि उन्होंने भीम जी को अपने घर खाने पे बुलाया। ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने भी इनकी तारीफ में अच्छा खासा आर्टिकल लिखा। ब्रिटिश सरकार ने एक इंक्वायरी भी बिठाई जिसमें ये पता लगाया जाना था कि अंबेडकर जी वीर सावरकर और दूसरों की तरह क्रांतिकारी हैं या फिर उग्रवादी हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरुआती दिनों के बाद अंबेडकर जी ने कमेटी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। अंबेडकर और डॉक्टर मुंजे की गहन बहस के बाद दोनों इस नतीजे पर आए कि दलितों को कोई जरूरत नहीं है कि वो अपने साथी धर्म वालों से असहमत या अलग हो जाएं। अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए फंडामेंटल राइट्स में दलितों के कल्चर, उनके धर्म और आर्थिक अधिकार हिंदू समाज को मान्य रहेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये अच्छी बात हुई कि कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम मेंबर के बार बार आग्रह करके भारतीय मुस्लिम समाज का अलग स्थान दिलवाने के बजाय कॉन्फ्रेंस में एकता, अखंडता, आजादी पर ज्यादा ध्यान दिया गया। पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी जितना सबने सोचा था। अंबेडकर जी एक अथक प्रयास के कारण ही बॉम्बे सरकार ने ये घोषणा की कि वो अब दलितों को भी आर्मी और पुलिस में भर्ती करेगी। उसी के साथ ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस लीडर को छोड़ने का आदेश भी दिया। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन से गहन विवेचन के बाद ये पैक्ट किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को समाप्त कर दिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की दूसरी मीटिंग में अंबेडकर जी को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को बोला। न्यूज़पेपर वाले जो पहले भीम को कुछ नहीं समझते थे, वो भी उनके नाम का लोहा मानने लगे थे। सबकी निगाहें उस वक्त राउंड टेबल की सेकेंड ओपनिंग पर थी जब महात्मा गांधी वहां पर स्पीच दे रहे थे। 15 सितंबर 1931 में गांधी जी ने फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी, जिसके अंबेडकर जी हिस्सा नहीं थे, में ये स्पीच दी कि इंडियन कांग्रेस हर तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, फिर वो चाहे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई या दलित हो। उसी दिन अंबेडकर जी ने गांधी जी की स्पीच का उत्तर देते हुए कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी कभी भी उन्हें उनके सारे अधिकार नहीं दे पाए और उनके आंतरिक मामलों पर भी हस्तक्षेप करती रहेगी। इंडियन प्रिंसली स्टेट को फेडरेशन ज्वाइन करने से पहले फेडरल कमेटी को यह साबित करना पड़ेगा कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में स्रोत है कि नहीं। आरटीसी में अंबेडकर द्वारा दी गई स्पीच ने उनको रातों रात प्रसिद्ध कर दिया था। यहाँ तक कि जो कट्टर हिंदू थे वो भी विस्मयी होकर उनकी स्पीच से नोट लिखा करते थे। ब्रिटिश प्रीमियर ने उनका पुरस्कार भारत में फैली किसी सांप्रदायिक समस्या को देना चाहा। इसमें यह था कि प्रोविंशियल असेंबली में वो दलितों को अलग से सीट देंगे और उन्हें डबल वोट का भी अधिकार होगा, जिससे वो अपना प्रतिनिधि चुन सकेंगे। इससे सांप्रदायिक मतभेद पैदा हो गया और इस तरह इस अवार्ड की सबने निंदा की। गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलित समाज को अलग निर्वाचक मंडल मिले। अंबेडकर और गांधी जी को फिर से ब्रिटिश सरकार ने यरवदा जेल में डाल दिया था। जेल में ही उनके पारस्परिक मित्र के द्वारा दोनों की मीटिंग रखी गई। उस समय गांधी जी की हालत बहुत खराब थी, वो बहुत बीमार थे, पर उस स्थिति में भी गांधी जी ने अंबेडकर से बहुत लंबी बहस की। दोनों ने अपने अपने स्थानों पर महारत हासिल कर रखी थी और कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। दोनों अपने तबके के अधिकारों को बचा कर रखना चाहते थे। घंटों चली वार्ता के बाद ये निष्कर्ष निकला कि प्रोविंशियल असेंबली में दलितों को 148 सीट दी जाएगी और ये ही नहीं, सेंट्रल असेंबली में ब्रिटिश इंडिया की हिंदू सीटों का 10% भी दलितों के नाम कर दिया जाएगा। यहाँ पर पूना पैक्ट का जिक्र जरूरी है। अंबेडकर और गांधी जी में अक्सर लंबी बातचीत चलती थी। दोनों अपने पक्ष को रखते थे और दोनों ही अपने पीछे नहीं हटते थे। ऐसा फिर से हुआ जब मंदिर में एंट्री का बिल पास कराना था। अंबेडकर के बॉम्बे आने के बाद उन्हें एक टेलीग्राम आया जिसमें गांधी जी ने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। उन्होंने ये टेलीग्राम यरवदा जेल से ही भेजा था। उसी बीच राउंड टेबल की मीटिंग भी दिल्ली में रख दी गई। उन्होंने गांधी जी को टेलीग्राम भेजा और दिल्ली से वापस आकर उनसे मिलने के लिए बोला। मीटिंग से लौटकर बॉम्बे आने के बाद उन्होंने फिर से गांधी जी को टेलीग्राम भेजा
जिसमें 4 फरवरी 1933 को उनसे मिलने के लिए बोला। गांधी जी अपने कुछ मित्रों के साथ ठीक दोपहर के 12:30 बजे मिलने पहुंचे। गांधी जी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने अंबेडकर जी से आग्रह किया कि वो टेम्पल एंट्री बिल को अपनी सहमति दे दें, पर अंबेडकर जी ने उसे इस आधार पर नकार दिया कि बिल सिर्फ दलितों को मंदिर जाने की अनुमति देगा, पर अस्पृश्यता को जड़ से नहीं मिटाएगा, और लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि अस्पृश्यता एक अभिशाप है। उन्होंने गांधी जी से बहुत ही साफ और विनम्र शब्दों में बोला कि ये अस्पृश्यता तब तक नहीं जाएगी जब तक जाति व्यवस्था नहीं जाएगी। पर गांधी जी का अटूट विश्वास जाति व्यवस्था में था। वो इससे ना ही अलग होना चाहते थे, ना ही अलग हो सकते थे। हालांकि वो दलितों और अस्पृश्य लोगों के विकास और उन्नति का कार्य करते, पर वो खुद को उससे अलग नहीं करना चाहते थे, और यही कारण था गांधी जी और अंबेडकर जी के मतभेद का।